हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और 500 सब्सक्राइबर देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अपने अध्याय पे, जो हमारा अध्याय 3 है, हमारी बदलती पृथ्वी, और ये एनसीईआरटी के क्लास 7 की ज्योग्राफी है। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होती है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। अब ये स्थलमंडलीय प्लेट क्या है, तो देखिए कहता है कि स्थलमंडलीय प्लेट यानी जो भूपर्पट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर समान आकार का प्लेट होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की जो सतहें हैं टिकी रहती है। जैसे कि हमारा इंडियन प्लेट है, फिर यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, अंटार्कटिका का प्लेट है। तो इस तरह का बहुत सारा प्लेट है जिसपे क्या है कि हमारा रुका हुआ है, ठीक है। क्या रुका हुआ है, तो हमारी सतह रुकी हुई है, हमारी महासागर रुकी हुई है। अब एक चीज और है कि आप इसको पढ़ने से पहले एग्जांपल देखिए। एक रंगीन कागज हम लेते हैं और उसको गोल गोल बना लेते हैं, और उसको क्या करते हैं, जल के आधे भरे बीकर में रख देते हैं। यानी अगर बीकर है उसमें अगर रख देंगे तो क्या होगा कि बीकर के फिर हम क्या करेंगे, तिपाई पर रखकर गर्म करेंगे। ये देखिए स्टैंड बना हुआ है, तो इस पे रख के क्या करना है, गर्म करना है। जब हम जल को गर्म करेंगे तो देखते क्या है कि जो गर्म जल की परत के साथ कागज की गोली जो है ऊपर उठती है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो कागज का गोली है ये ऊपर उठने लगेगा। और ठंडे पानी की बात करेंगे तो परत के साथ यह गोली क्या होती है, नीचे बैठती है। तो इसी तरह क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो स्थित पिघला हुआ मैग्मा है, जो हम लोग जानते हैं कहां रहता है, तो वो आपको सबसे नीचे वाले पोर्शन में रहता है, क्रोड में रहता है पिघला हुआ आपको क्या मैग्मा यहां पे रहता है। तो कहते हैं क्या कि मैग्मा भी इसी प्रकार जो है गति करती। कैसा, तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है वो भी ऐसे ही गति कर को ऊपर आता है। आगे चलिए अध्याय का हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो कहते हैं कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से क्या होता है, चारों तरफ घूमता रहता है। हमारा पृथ्वी भी क्या है, देखिएगा तो चारों साइड जो है अपना मूव करता रहता है और हमेशा क्या होता है, गतिमान रहता है। कभी सूर्य के चारों साइड घूमता है, कभी अपने अक्ष पे घूमता है, कभी क्या हमेशा ही घूमता रहता है, ठीक है। तो हाँ, प्लेट भी क्या होगा, पृथ्वी घूम रहा है, नीचे मैग्मा है तो वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घूमेगा। कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग में ऐसा होता है, ठीक है। अभी कहता है कि पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है, जो हम लोग पहले ही बात कर लिए हैं। कहता है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में, यानी कि ये वाला जो क्रियाकलाप अभी हम लोग किए हैं इसी तरह का क्या होता है, मैग्मा घूमता है। कहते हैं कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होता है। अब जो गर्म मैग्मा है, उसके भूखंड है, सब घूम रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। कहते हैं कि पृथ्वी की गति उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। यानी कि गतियां, पृथ्वी की जो गति होती है उसके कारण जो है आपको आंतरिक भाग में कुछ ना कुछ घटित होता है, बाहर जो है कुछ ना कुछ घटित होता है। तो देखिए कहते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है, उन्हें हम लोग अंतर्जनित बल कहते हैं। यानी जिस बल के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ होता है उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनिक बल या फिर एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। याद रखिएगा, ये बीपीएससी और सीटेट दोनों के पर्पस से जो है काफी एग्जाम अच्छा है, पूछ सकता है। और आपका एस्टेट जिनका ज्योग्राफी है उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है ही। कहते हैं क्या कि अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति भी उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति। यानी कि जो आंतरिक बल है वो क्या करता है, कभी कभी अचानक आता है, कभी कभी जो है धीमा गति से आता है। जैसे देखिए भूकंप की ही बात करें तो कभी कभी इतना भयानक हो जाता है जिसको कंट्रोल करना या जिसके अनुमान लगाना काफी जो है डेंजरस है, ठीक है। यानी कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितना ज्यादा आएगा और इतना विनाशक होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। अब ज्वालामुखी का ही देखिए तो कहता है कि आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक जो है हानि होती है। ज्वालामुखी से क्या निकलता है, तो गरम गरम मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, जो पृथ्वी की सतह पर आता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी की गतियां हैं इसकी बात हम अगर करें, पृथ्वी की गतियों को जो है दो पार्ट में बांटा है, एक अंतर्जनित और एक बहिर्जनित। यानी अंतर्जनित जो पृथ्वी के अंदर होता है और बहिर्जनित जो पृथ्वी की सतह पे होता है, ठीक है। वो चाहे समुद्र में हो या फिर हमारा क्या हो, वो आप आंधी तूफान हो, तो ये सारा क्या है आपको बाहर हो रहा है, जैसे बाढ़ हो गया तो ये सब बहिर्जनित हो गया। अब देखिए क्या कहता है आगे कि अंतर्जनित की हम बात करें तो कहता है कि आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल और पर्वत निर्माणकारी बल, ये सारा जो है पृथ्वी की गति जो होती है तो उसमें अंतर्जनित बल के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए आकस्मिक में क्या क्या आएगा, तो आकस्मिक में आता है आपका भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। भूकंप से पहले ही बता दिए, ज्वालामुखी जब भी क्या होता है कोई पहाड़ से लावा वावा निकलता है, मैग्मा निकलता है तो उसी को ज्वालामुखी बोलते हैं। भूस्खलन जब क्या होता है कि मिट्टी का बड़ा पार्ट कट के धंस के अलग हो जाता है, दो पार्ट में बट जाता है, जैसे कि पहाड़ वगैरह का बराबर जो है क्या होता रहता है कि कटते रहता है, गिरते रहता है, तो वो आपका भूस्खलन हुआ। या फिर मिट्टी का जो तल है वो कट जाता है तो क्या होता है, ये भूस्खलन में आता है। अब देखिए पर्वत निर्माणकारी बल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हिमालय पर्वत है जिसका निर्माण जो है टेथिस सागर के अवसाद से हुआ है। किसी दिन करेंगे अच्छे से ज्योग्राफी तो बताएंगे कि टेथिस सागर के अवसाद से कैसे हुआ, या फिर अगर हम बात करते हैं कितने स्तरों में होता है पर्वत का निर्माण, ठीक है। तो जो उसका क्या हुआ, पर्वत निर्माणकारी बल के कारण ही जो है पर्वत का निर्माण हुआ। अब देखिए कहते हैं कि बहिर्जनित बल, तो बहिर्जनित बल जो है क्या हुआ कि अपवर्तन और निक्षेपण से
क्या क्या आता है। तो इसमें भी 3-4 भाग है, जैसे कि नदी या बहता हुआ जल। तो अपर्दन और निक्षेपण होता है बहिर्जनित बल में, यानी जब नदी बहता है, जल बहता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ उठा के ले जाता है। पवन से देखिए कि बड़े बड़े जगहों पे भी क्या होता है कि आपको अपर्दन होता रहता है, पहाड़ कटता रहता है और एक जगह इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। अब चट्टाने वगैरह जो है टूटती रहती हैं। समुद्री तरंगे, यानी समुद्र में जो लहरें आती हैं उससे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कभी कभी तट पे आया, कभी सुनामी आया तो बहुत सारा क्षति होता है। कहते हैं हिमनद। तो हिमनद क्या है कि जो हिमालय पे है, बर्फ जमा हुआ है, उससे नदियां निकलती हैं, या फिर वो हिम जब पिघलता है तो काफी सारा जो अपर्दन और निक्षेपण करते हुए बहुत सारी चीजें इधर से उधर करती हैं। तो पृथ्वी की गतियों से क्या है, आपको अंतर्जनित बल के कारण होता है और बहिर्जनित बल के कारण। और ये जितना है हमारा क्या है, आपको इस सभी का विकास है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो स्थल रूपों का अगर हम विकास देखिए, यहाँ पे लिखा है तो कैसे कैसे हुआ है, तो वो सारी बातें हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, हम लोग पढ़े ना एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो एंडो का मतलब होता है अंतः और जेनिक का मतलब होता है उत्पाद, यानी कि जब एंडो और जेनिक मिलेगा तो क्या होगा, अंतः उत्पत्ति, ठीक है। यानी कि जो अंतर भूगर्भ के अंदर हो रहा है, यानी कि वो क्या कहलाया, एंडोजेनिक कहलाया। एक्सो में मतलब क्या होता है, बाहर, बाह्य, और जब जेनिक के साथ ये ऐड हो गया तो क्या हुआ, एक्सोजेनिक हुआ, यानी क्या हुआ कि बाह्य उत्पत्ति, ठीक है। तो बाह्य उत्पत्ति में हम लोग देखे हैं क्या, हम लोग देखे हैं निक्षेपण, हम लोग देखे हैं नदी का बहता हुआ जल, हम लोग देखे हैं क्या आपको हिमनद, ठीक है। और हम लोग एंडोजेनिक में क्या देखे हैं, जैसे पर्वत निर्माणकारी बल है, या फिर हम लोग क्या बात करें, ज्वालामुखी का बात करें, भूस्खलन का बात करें, भूकंप का बात करें, तो ये सारा कहाँ है, एंडोजेनिक में आता है आपका। चलिए अब देखिए, कहते हैं क्या कि ज्वालामुखी भूपर्टपट्टी पर एक खुला छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते। देखिए ये हमारा क्या है, आपका ये ज्वालामुखी है, और ये क्या है, आपका मैग्मा है, लावा है। ये क्या होता है, जब पृथ्वी के ऊपर आता है और पहाड़ के मुख से यहाँ से जो है निकलता है, ठीक है। और ये क्या करता है, चारों साइड अपना आपको आ जाता है, और इसी से जो है अग्नेय सेल का निर्माण भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको हम लोग प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो जो ये लावा निकला, तो लावा ही सिर्फ नहीं निकलता है, मैग्मा ही नहीं निकलता है, यहाँ पे गैस भी निकलते हैं, राख भी निकलते हैं, कुछ जो है यहाँ पे आपको क्या होगा, जलवाष्प भी निकलते हैं। अब ये वाला जो पोर्शन है आपका, देखिए ये वाला पोर्शन आपका क्रेटर कहलाया, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से निकल रहा है, वेंट कहलाया, ठीक है। ये लावा हुआ, यहाँ से क्या हुआ आपका, तो वेंट कहलाया, ये जहां से निकासी वाला जगह है। अब देखिए ये हमारा पर्पल्टी है, पर्पल्टी के ऊपर में ये पहाड़ है हमारा, ये भूपर्टपट्टी है, जिसको हम लोग सीएल भी पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मेटल वाला परत है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि मेटल की गहराई कितना था, तो 2900 किलोमीटर था। और जो भूपर्टपट्टी है ये कितना है आपको, तो आपको 35 किलोमीटर की गहराई तक, और समुद्र तल में 5 किलोमीटर की गहराई तक, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैग्मा आया, फिर क्या हुआ, ज्वालामुखी के माध्यम से आपको मैग्मा बाहर आया। इसी प्रकार तो कहता है कि स्थलमंडलीय प्लेट के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, कंपन होता है, ठीक है। और कहता है कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति, यानी कि वो एक तरंग है, वो तरंग है। तो क्या है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम कि ये अगर हमारी पृथ्वी है और यहाँ पे क्या है, ये हमारा स्थल है, और यहाँ पे अगर मान लिया कोई भूकंप आया तो ये क्या होता है, ये वेव है, तो वेव क्या करता है, अपना चारों साइड जाता है, यानी कि ये एक जैसे ऐसे ऐसे पूरे पृथ्वी पे क्या करेगा, ये अपना फैल जाएगा। फिर देखिए कहते हैं क्या कि इसी कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में दिखाया है, हम आपको लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले देख लीजिए, कहता है क्या कि भूपर्टपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। याद रखिएगा, सीटेट, एसटेट, बीपीएससी, ठीक है, यूपी टेट, जितना भी है दिल्ली वाला एग्जाम है, तो उस सब में है, एसएससी, जीडी वगैरह सब में ये काम कर जाएगा आपका, क्या कि अब लेता है एनसीईआरटी बुक का लाइन से उठा के, ठीक है। तो कहते हैं क्या कि जहां भी कंपन आरंभ होता है उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के बाद जो सबसे निकटतम स्थान होगा भू सतह का, यानी मिट्टी का, धरातल का निकटतम स्थान को हम लोग क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। उद्गम केंद्र जहां पे शुरू हो रहा है, और जो हमारा अधिकेंद्र है वो क्या होगा, जो बिंदु है, यानी जहां पृथ्वी के नीचे शुरू हुआ उसके ठीक ऊपर वाले सतह को हम लोग क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। अगर कहते हैं अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में गमन करता है। अब तरंग है, वेव है, तो चारों साइड जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। कहते हैं अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं जब अधिकेंद्र से दूरी बढ़ेगी तो उसी के साथ भूकंप की तीव्रता कम हो जाएगी। तो देखिए इस फोटो को देखिए आप लोग समझ सकते हैं काफी अच्छे से कि मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा जो है स्थल भाग है, ठीक है, स्थल भाग है। अब यहाँ पे भी मान लेते हैं ये मिट्टी वाला भाग है, ठीक है, तो ये स्थल भाग है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको यहाँ पे जो है उद्गम केंद्र है, यानी उद्गम केंद्र क्या होता है, तो देखिए फिर से बात करता है कि वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र है, यानी इसके ठीक ऊपर वाला जो हमारा पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये क्या हुआ, आपका अधिकेंद्र कहलाया, अधिकेंद्र हुआ। अब हम लोग पढ़े हैं कि जो भी अधिकेंद्र है, अब इसके बाद जो भी आपका वेव्स है, तरंग है, ठीक है, वो क्या होता है, आपको चारों साइड गमन करता है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, चारों साइड जा रहा है, ठीक है। आपको ये यहां से आपको क्या हुआ कि चारों साइड के आसपास जा रहा है, क्या है कि ये वेव है तो एक जैसा चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो कहता है कि ये चारों साइड तो घूम लिया। अब घूमने के बाद इसी को हम लोग क्या कहेंगे,
वेव करेंगे। अब देखिए कहता है कि होता कितने तरह का है, तो 3 तरह का होता है। भूकंपीय तरंग जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पी तरंग जिसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, एस तरंग जिसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, एल तरंग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय तरंग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि ये वाला भूकंप तरंगे हैं, ये क्या होती है कि सभी दिशाओं में बाहर की ओर जाती हैं। हाँ, और एक चीज छूट गया था हमारा कि जो ये वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ पे सबसे अधिक होगा, क्योंकि ये उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर है। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये इसका वेव का जो है पावर कम होता चले जाएगा। यानी कि उद्गम केंद्र के बाद वाले जगह पे क्या होगा, भूकंप का झटका, कहते हैं ना कि भूकंप का उद्गम केंद्र नेपाल में है, तो केरल साइड जो है थोड़ा सा झटका महसूस हुआ। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे नेपाल से सटा हुआ जैसे बिहार का, उत्तराखंड का, सिक्किम का, भूटान का, तो ये सारा क्या है कि नियर बाई में आएगा, तो आपका क्या होगा, ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि नजदीक में है, वे वैसे ही काम करता है। अब देखते हैं आगे, यानी जो भूकंप है उसका कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। हम अगर पहले की बात करें तो हम पहले से तैयार हो सकते हैं, इसके लिए कुछ जो है हम लोग अपना व्यवस्था बात कर सकते हैं, जिससे क्या है कि भूकंप के समय हमें कुछ राहत मिले, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर देखिए तो स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से जो है भूकंप का संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे कि क्या होता है, जैसे कुछ जानवर का व्यवहार है, ठीक है, तालाब में मछलियों की उत्तेजना है, ठीक है, या फिर बात करें तो सांपों का धरातल पर आना, या फिर जो इसी तरह का कभी कभी देखिएगा कोई भूकंप होता है तो बहुत सारा पक्षी वगैरह जो है उड़ के एक जगह दूसरी जगह जाता है, काफी सारा जमीन के अंदर रहने वाला जीव जो है बाहर आता है, मछली जो है समुद्र से भी तट की तरफ आने लगती है। तो ये सब का अध्ययन करके स्थानीय लोग पता लगा सकते हैं, या फिर संभावना है कि हाँ वो एहसास कर लेंगे कि अब भूकंप होएगा। ठीक है, अब देखिए गुजरात के भूकंप की बात करते हैं। गुजरात के भुज में हुआ था एक बार भूकंप, बहुत भयानक। तो ये देखिए भूकंप में क्या होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, बड़े बड़े जगहों पे क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आइए हम लोग एक वस्तु स्थिति अध्ययन करते हैं गुजरात का भुज का। भुज में भूकंप के झटके क्या थे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में आया था। अगर हम इसको रिक्टर स्केल की बात करें तो इसकी तीव्रता जो है 6.9 की जो है मापी गई थी। यानी कि यह भीषण भूकंप है, भयानक भूकंप है। और जैसे जैसे रिक्टर पैमाने पे इसकी मात्रा बढ़ती है, समझ लीजिए उतना ही विनाशक जो है क्या होगा, भूकंप होगा। ठीक है, कहते हैं क्या इसके बाद कि यहाँ अगर भुज के भूकंप की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या हुआ था, स्कूल हुआ था, जिसमें 971 छात्र का जो है मौत हो गया था, और 31 जो है शिक्षकों का भी जो है क्या हुआ, मौत हो गया था। ठीक है, जो डेटा आके बताता है उसके बाद कितना इधर उधर हुआ होगा उसको कोई जानकारी नहीं है। कहते हैं क्या कि भुज में जो है निराशाजनक राहत मिला, यानी कि भूकंप का 3 दिन बीत गया और क्या था कि उसके बाद भी जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है एक कम भोजन, कंबल, दवा ये सब पहुंचने के कारण नहीं पहुंच पाया था, जिस कारण जो है वहां का हालात जो चिंताजनक हो गया था। अगर वहीं हम बात करें आगे तो कहता है कि भुज में जो तबाही है, क्या है, भुज में तबाही की बात करें तो जब भूकंप आता है तो जितनी भी जमीनी स्तर पर जितना भी काम हुआ होगा सारा नष्ट हो जाएगा, चाहे वो फोन लाइन हो, पाइप लाइन हो, विद्युत स्टेशन हो, संचार लाइन हो। तो क्या था कि संदेश भी एक जगह से दूसरी जगह भेजना जो है यहाँ पे बहुत ही दुर्लभ हो गया था। शहर में अगर हम आग की बात करें तो चारकोल एवं अंगीठियां के पलटने के कारण अनेक स्थान पर जो है आग लग गया था। स्वाभाविक है कि जब इस तरह का स्थिति होएगा तो कुछ भी होना संभव है। कहते हैं कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, कहते हैं कि राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा का जो है वहां पे लागू कर दिया था कि यहाँ पे जो है बहुत जरूरत है। अब मुख्यमंत्री की जो केंद्र से अपील थी, कहते हैं गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से जो है वित्तीय सहायता मांगा था। तो ये भुज के बारे में हम लोगों ने अभी अध्ययन किया है। तो ये क्या है, याद रखिएगा, एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है क्या आप जानते हैं कि भूकंप का मापन भूकंप लेखी से और भूकंप की तीव्रता जो है किस पे मापेंगे, हम लोग रिक्टर स्केल पे मापेंगे। कहें क्या कि जिस भूकंप की तीव्रता 0 है या इससे कम है तो इसका प्रभाव ना के बराबर है। यानी कि मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी पे मान लेते हैं कि अगर हम इसको देख लें यहाँ पे तो ये क्या है हमारा, अगर भूकंप हुआ इसमें अगर 2.0 है या 2.0 है तो ये सबसे कम है, इससे नीचे वाला क्या होगा, कम क्षति पहुंचाएगा, ना के बराबर आएगा। और जिस भूकंप की तीव्रता जो है 5 होती है वह वस्तुओं को गिराने से क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, यानी 5 वाला क्या करेगा कि वस्तुओं को गिराएगा और उसे क्षति पहुंचाएगा। लेकिन जो अगर हम बात करें भूकंप का 6.0 का, 6.0 का या इससे ज्यादा का, तो कहते हैं कि ये या फिर इससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली है। यानी कि 6 से ऊपर 7 पे जाइए, 8 पे जाइए, 9 पे जाइए, 10 पे जाइए, तो ये सारा क्या है आपको बहुत ही विनाशकारी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आपको बहुत ही विनाशकारी है। अब देखिए कहते हैं क्या कि इसकी तीव्रता जो कहता है क्या कि वह बहुत शक्तिशाली है और जिसकी तीव्रता 7 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यानी कि सब कुछ जो है नष्ट कर देने वाला जो आपको हो जाए। इसमें भूकंप कब आया था, तो आपको 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि भूकंप से बचाव की तैयारी में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कहता है सुरक्षित स्थान, यानी क्या है कि रसोई से काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में जो है हम लोग छुप
छुप सकते हैं, या फिर कहें तो किन किन से दूर रहना है। तो जहां पे आग है, चिमनी है, या जो सामान टूट सकता है, जैसे अगर बात करें खिड़कियों का, आईना का, तस्वीर फ्रेम का, या कोई हल्का सा चीज है, वहां पे हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, कहता है पहले से क्या तैयार करें। तो जो हमारे दोस्त हैं या पारिवारिक सदस्य हैं, सबके बीच में क्या है, जागरूकता फैलाना है कि आपदा का जो हम लोग कैसे सामना करेंगे और विश्वास रखेंगे कि हम लोग ऐसे ऐसे करें। ठीक है, अब देखिए यही जो है हमारा क्या है, भूकंप लेखी है। भूकंप का जो मापन है वो किससे होता है हमारा, तो भूकंप लेखी से होता है। और उसका हम मापते किस पे हैं, तो रिक्टर स्केल पे मापते हैं। तो देखिए कहते हैं कि मुख्य स्थलाकृतियां, तो क्या है, तो अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रक्रम क्या करते हैं, दृश्य भूमि को जो है विघटित होती रहती है, यानी अपक्षय से और अपर्दन से। ठीक है, एक पानी के द्वारा, एक हवा के द्वारा, या फिर जो हमारा मौसम है उसके द्वारा जो है क्या होता रहता है, किसी भी जगह पे अपर्दन होते रहते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। ठीक है, किसकी क्रिया होगी, अपक्षय की क्रिया होगी। और सतह सैल टूटेंगे कैसे, तो आपको अपर्दन के माध्यम से, या और किसी भी जो बाहरी काम है, हवा हो, तो उस सब के माध्यम से टूटते हैं। कहते हैं कि भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम लोग क्या कहते हैं, अपर्दन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, पवन हवा वही हुआ, जल के द्वारा हुआ, ठीक है, वायु के द्वारा हुआ। तो इन सब के माध्यम से क्या होता है, अपर्दन होते रहता है, क्षय होता रहता है किसी भी चीज में, किसी भी सेल में, वो अपर्दन कहलाया। कहते हैं कि वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब देखिए अगर हम आपको एक चीज बताना चाहें तो क्या होता है, अगर हवा की हम बात करें तो सिंपल सा उदाहरण है, जब आप रोड पे चलते होंगे तो देखते हैं कि गाड़ी जाती है। अब गाड़ी से उड़ने वाला जो हवा है, ठीक है, क्या है, हवा है, वो क्या करता है, जितना रोड पे डस्ट वस्ट रहता है उस सबको रोड के किनारे ला करके जमा कर देता है, और बीच में आपका क्या होता है, साफ हो जाता है। ठीक है, तो ये इससे समझिए कि इसी तरह का क्या होता है, आपका अपर्दन होता है। जब हवा चलता है तो क्या होता है कि पहाड़ वहाड़ है, जो भी चीज है उसमें आपको क्या होता है, सारे चीजों को काटता छाटता चलता है। आपको पानी क्या करती है, आपको बहा के लेके चलती है। तो अपर्दन और निक्षेपण जो है, अपक्षय जो है आपका होते रहता है। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं। उससे पहले देखिए कहता है क्या कि क्या आप जानते हैं कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। अगर हम सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजोल जलप्रपात है। ठीक है, कौन कौन सा बात करेगा, तो आपको कहेगा, तो सबसे याद रखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका अमेरिका का है। ठीक है, जगह का नाम वेनेजुएला है, वहां का जो एंजेल जलप्रपात है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इसके अलावा बात करेगा कि उत्तरी अमेरिका में जो है कनाडा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में आपको कनाडा पड़ता है। ठीक है, तो कहता है ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जो है आपको स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, क्या है, आपको कहाँ है नियाग्रा वाला, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के जो है सीमा पे जो है आपको नियाग्रा जलप्रपात है। कहते हैं कि अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ठीक है, पहला कौन देखे हैं, ठीक है, कि अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित कौन सा है हमारा, तो विक्टोरिया जलप्रपात है। वहीं अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे जो है नियाग्रा जलप्रपात है। और वहीं हम दक्षिण अमेरिका में बात करें तो वेनेजुएला में कौन सा है, एंजोल जलप्रपात है। यानी कि एंजोल एक हुआ आपका, दूसरा कौन सा हुआ, नियाग्रा हुआ, और तीसरा जो है आपको विक्टोरिया हुआ। तो 3 दिया हुआ है। तो सीटेड एस्टेट में आपको ये पूछेगा ही पूछेगा, अगर पूछा तो। ठीक है, अब देखिए कहते हैं नदी के कार्य, तो नदी के क्या कार्य है इनकी बात करें तो कहता है नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता रहता है। यानी कि दृश्य मतलब जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए ये दृश्य भूमि है हमारा। अब जब पानी बहेगा तो क्या होता है, ये अपने साथ मिट्टी को, पत्थर को, जो भी मिले रास्ते में सबको लिए चलता है, और मिट्टी को तो काटता ही काटता है। कहते हैं कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरता है तो यह जलप्रपात बनता है। यानी कि ये क्या हुआ कि ऊपर, बहुत ऊपर उठा हुआ है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे करके कोई चीज उठा हुआ है, और यहाँ से अगर आया जल बहता हुआ और ये यहाँ से सीधा नीचे गिरेगा तो क्या होगा, ये आपको जलप्रपात बनेगा। अब देखिए कहते हैं कि नदी का जल जो है भूमि को अपर्दन करता है। अगर आपको इस पे भरोसा नहीं हो तो आप एक काम कीजिए, आप अपने फर्श पे क्या कीजिए, एक डोल पानी लीजिए और पूरा कस के जो है मारिएगा, तो आपके घर में जितना मिट्टी विट्टी होगा सब क्या होगा कि पानी के साथ जो है एक साइड चला जाएगा। ठीक है, या अगर आपका दरवाजा है, मिट्टी है, वहां पर कस के पानी बहाइएगा, या फिर अगर आप उस पर जो है डेली अगर या फिर लगातार कुछ देर तक बहाइएगा तो आपके मिट्टी का क्या होगा, पूरा कट जाएगा और वहां पर एक लाइन जैसा बन जाएगा। तो यही क्या होता है, अपर्दन होता है नदी के द्वारा, पानी के द्वारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब कहता है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। यानी देखिए ये क्या है, हमारा नदी है जो मोरदार मार्ग पे क्या हो रहा है, बह रहा है। आपको नदी के इन्हीं बड़े मोरों का विसर्प कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा नदी है, ये जो मुड़ रहा है, यही क्या कहलाया, इसका जो मोर है ये हमारा कहलाया विसर्प। याद रखिएगा कि नदी के बड़े मोर को हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। और नदी जो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है, मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। इसी के बात करें तो कहता है कि बाद में विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू होता जाता है। यानी कि ये जो टर्निंग है, यहाँ पे जब नदी जा रहा है इधर, तो इधर से क्या करेगा, माटी को काट लेता है। ठीक है, मिट्टी काटता है, और जब मिट्टी काटता है तो क्या होता है आपका,
यहाँ से जो पार्ट है आपका कटेगा तो क्या होगा, निक्षेपण शुरू हो जाता है। कहते हैं विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प लूप जो है नदी से कट जाता है और एक अलग झील बनते हैं। यानी कि देखिए ये जो है आपका क्या हुआ, नदी से यहाँ वाले पोर्शन से कटा और कट के क्या हुआ कि ये एक अलग सा बन गया। ऐसा आप लोग देखिए गाँव घर में आप कहीं जा रहे हैं रोड पे तो पुल रहता है तो वहाँ पे बहुत सारा चीज टाइप का बन जाएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये क्या कहलाया आपको, विसर्प लूप कहलाया, ठीक है। और एक अलग झील बनते हैं जिसे हम लोग चाप झील करते हैं। याद रखिएगा ये विसर्प से ही जो है अलग होता है चाप झील। तो याद रखिएगा कि एक हमारी नदी जो बहती है वो कैसी बहती है, मोरदार होकर बहती है और इसी पे एक टर्न है जो आता है जहां पे मुड़ती है नदी, तो ये विसर्प कहलाया। और विसर्प के ही से क्या होता है, हमारा विसर्प लूप बनता है, विसर्प लूप नदी से कट जाता है और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चाप झील कहेंगे। आगे ये कहता है कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगते हैं, फलस्वरूप क्या होता है, निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आता है। जब ये नदियां हैं, अभी देखिए बाढ़ का समय है तो क्या हो रहा है, नदी में पानी भर गया। अब भर गया तो क्या हुआ, ये तट से जो है बाहर आने लगा। अब तट से जो बाहर आने लगा तो क्या हुआ कि इसका क्या हुआ कि आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आएगा और बाढ़ कितना विनाशकारी होता है ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोगों को पता है। तो कहते हैं बाढ़ के कारण ही नदी के तटों के निकटवर्ती में क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण भी करता है। यानी ये भी इंपॉर्टेंट है कि नदी के ही माध्यम से क्या होता है कि मैदानी भाग में आपको बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा खनिज जो है आपको जाता है, ठीक है। कहते हैं कि ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों के अवसाद कहते हैं, यानी जो ऐसी मिट्टी है या पदार्थ है जो नदी के द्वारा जाते हैं वो अवसाद कहलाते हैं। यानी कि नदी बह रहा है पानी और अपने साथ जो मिट्टी वगैरह लेके आया वही क्या कहलाया, आपका अवसाद कहलाया। कहते हैं कि समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। यानी कि जैसे कि हमारा गंगा का मैदान है, उत्तरी मैदान खास करके जो हमारा बिहार का, ये कैसा है आपको, तो बाढ़कृत मैदान है, ठीक है। नदी के उठते तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह जो है धीमा हो जाता है और नदी जो है अनेक धाराओं में क्या होती है, आपको विभाजित हो जाती है। यानी तो देखिए कहता भी है कि बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थल है, ठीक है। तो देखिए जब नदी बहती है, मुख्य नदी है और इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि धीरे धीरे बहुत सारे नदियां जो है बट जाती हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आपको वितारिका कहते हैं। याद रखिएगा कि नदी बहती है और से जो आपका शाखा निकला वो वितारिका कहलाया, सीधा समझ लीजिएगा। कहते हैं यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है, यानी कि वो उसको रखने लगती है, अब कमजोर हो गई है। कहते हैं प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, ठीक है। तो वितरिका क्या करेगी, अपना मुहाना का निर्माण करेगी। कहते हैं सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डेल्टा का। तो जो आपको सभी मुहान है ये अवसाद जो अगर जमा करने लगेंगे तो क्या होगा, आपको डेल्टा का निर्माण होगा। तो ये लाइन भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कहते हैं कि विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है। आपको एक बात बता देते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है विश्व में सबसे ज्यादा डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी है, याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे चलिए क्या चलते हैं समुद्री तरंग पे और कार्य पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलकृतियां जो है आपको बनाते हैं, ठीक है। जो तट वाला पोर्शन है वहां पे भी कहते हैं कि समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे क्या होता है, दरार विकसित होता है, ठीक है। और समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं और इनको जो है समुद्री गुफा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समुद्री गुफा। तो देखिए ये हमारा क्या है, आपको देखने पे लग रहा होगा कि एक पहाड़ जैसा है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, इसमें जब आपको समुद्री हवा टकराएगा, समुद्र का जो पानी है लहर डेली डेली टकराएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको ये इस पे चोट लगा और चोट लगने से क्या हुआ, ये गुफा का आपका निर्माण हो गया। इसके अंदर बहुत सारा दिख जाएगा। अगर आप क्या बोलते हैं तमिलनाडु साइड जाइएगा तो आप वहां पे जो देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। कहते हैं इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। यानी कि जब समुद्री पानी इस पे लग रहा है तो लगते लगते क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा तो क्या हुआ, इस वाले पोर्शन पे तो पहले तो क्या हुआ, आपको लगा तो समुद्री गुफा बना, लेकिन जब इसको कंटिन्यूअसली लग रहा है तो क्या हुआ कि इधर से उधर आपको छेद कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, समुद्री मेहराब हो गया। फिर कहते हैं क्या, लगातार अपर्दन जो है छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं, ठीक है। यानी कि क्या है कि ये जो लगातार इस पे लग रहा है, तो अब जो है क्या, यहाँ पे देखिए एक और फोटो बना हुआ है, तो आपको क्या हुआ कि ये सारा इस पोर्शन को तोड़ देगा, अलग कर देगा और आपको सिर्फ यही वाला पार्ट बचेगा। इसी को जो है हम लोग स्टैक कहते हैं। लगातार अपर्दन जो है छत को भी तोड़ देता है और दीवारें जो है बचती हैं, और दीवार जैसी आकृतियों को हम लोग स्टैक कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इन आकृतियों क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। कहते हैं समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटीय शैलों को समुद्री भृगु कहते हैं। याद रखिएगा कि जल के ऊपर जो उठा हुआ ऊर्ध्वाधर भाग है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, समुद्री भृगु कहेंगे। समुद्री तरंग किनारे पर अवसाद जमा करके समुद्री क्या करता है, पुलीन का निर्माण करता है। कहते हैं हिमनद के कार्य। तो हिमनद अथवा हिमानी जो है बर्फ की नदियां होती हैं। कहते हैं कि हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टान से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थर को अपरदित कर देते हैं। यानी देखिए ये पूरा बर्फ है और बर्फ के साथ ही क्या है, ये अपने नीचे पूरा कठोर भाग लिए हुए है, पहाड़ लिए हुए है। अब इसको क्या करता है, ये अपरदित करने लगता है। अब ये क्या करेगा, इसी में से जो है पिघलेगा और पानी के रूप में आपको बहना शुरू करेगा। कहते हैं क्या कि गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। याद रखिएगा कि हिमनद जो है काफी गहरा गहरा गर्त का जो है आपको
को निर्माण करेगा। कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जो है जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। ठीक है, यानी ये क्या होगा, जो गर्त होगा उसमें हिमालय का जो बर्फ है, हिमनद है, इसके द्वारा पानी पिघलेगा और पानी जमा होगा तो आपको क्या होगा, झील बन जाएगा। कहते हैं हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ठीक है, निक्षेपित होते हैं। अब यही निक्षेपित जो होते हैं ये क्या कहते हैं, हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। तो इतना चीज समझ में आ गया। अब देखिए आगे कहते हैं पवन के कार्य। तो हम बात किए हैं कि पवन जो भी है काफी क्या करता है, आपको निक्षेपण करता है, अपर्दन करता है। तो देखिए अगर आप रेगिस्तानी इलाके में जाइएगा तो आपको बालू का टिब्बा जो है दिख जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारण है। तो याद रखिएगा कि रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण का मेन कारक क्या है, तो आपको पवन है, हवा है। तो रेगिस्तान में क्या है, आप छत्रक के आकार का सेल देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि छत्ता टाइप का आपका क्या होता है, ये बना होता है, इस टाइप का रहता है और नीचे से जो है सेल वगैरह इस टाइप से रहता है। तो ये होता है क्या, इसमें हवा लगता है और ये सब निक्षेपित होता चला जाता है। कहते हैं सेल देख सकते हैं जिन्हें आप सामान्य छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है, यानी पवन क्या करता है, नीचे वाले पोर्शन को काट देता है और लेके चला जाता है। कहते हैं कि इसलिए कि सेल का आधार संकीर्ण एवं शीर्ष जो है विस्तृत होता है और पवन चलने पर क्या होता है, यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। और जब पवन का जो है बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर जो है छोटी पहाड़ी का जो है निर्माण कर देता है। यानी कि ये जो है जो आपका बालू है, जो गर्दा है, इसको उठा के क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह पटक देगा। इन्हीं को हम लोग बालू टिब्बा भी बोलते हैं। याद रखिएगा बालू टिब्बा कहाँ, तो आपको रेगिस्तानी इलाका में। कहते हैं कि जब बालू का कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठा करके अत्यधिक दूर ले जा सकती है। ठीक है ना। और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ये सबसे लास्ट का लाइन है कि लोएस क्या है, तो जब बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं और चीन जो है विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये आपके एग्जाम के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर चैप्टर कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि।